आपके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुभव की बहुत कमी है। युवा हूँ मैं, 21 साल का हूँ। पर ऐसी बात नहीं है, आज तक सोशल वर्क नहीं किया। सोशल वर्क बहुत किया है, ट्रस्ट के माध्यम से किया है, अपने दादाजी के साथ चलकर उस माध्यम से किया है। और जनता को लेकर उनके मन में एक विश्वास आएगा, उनके मन में एक एक्सेसिबिलिटी आएगी कि हम देख सकते हैं कौन से काम हो या नहीं। कोई दाग नहीं उनकी छवि पे, उनके चरित्र पे। और उस चीज पे दबाव नहीं, उसको मैं एक इंस्पिरेशन मानता हूँ। लोगों का भला मैं करते रहूँ और अपनी सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन देता रहूँ, यही मेरा गोल है। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं जो शायद हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे युवा चेहरा है। 21 साल की उम्र लगभग इनकी हो चुकी है और नगर निगम पंचकुला के चुनावों में ये वार्ड नंबर 6 से उतरे हैं। राजनीतिक विरासत जो है इन्हें मिली है अपने दादा से, जो कि हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। एक बहुत लंबा अनुभव इनका जो रहा है राजनीति में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी जब उनका यहाँ पे प्रवास था और जब यहाँ पे काम कर रहे थे वो, तो उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। पार्थ जी से जानते हैं, पार्थ गुप्ता, जिन्होंने बड़ी अच्छी एजुकेशन ले रखी है। बीबीए इन्होंने किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और उसके बाद एसबी जैन यूनिवर्सिटी मुंबई से इन्होंने जो है एमबीए किया हुआ है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये राजनीतिक विरासत इनको मिली और ये फैसला कैसा रहा। अपने आप फैसला लिया कि या परिवार की तरफ से फैसला मिला? नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, ये जन सेवा की विरासत है। और ये जो फैसला था मेरा जन सेवा में आने का, ये फैसला दादू और मैंने बैठ के साथ में लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, एक युवा चेहरे को मौका दिया कि वो आए, अपने शहर के लोगों की सेवा करे, अपने देश के लोगों की सेवा करे। उसका मैं बहुत बहुत आभारी। 22 साल की उम्र है आपकी। इतनी कम उम्र में आपने राजनीति में आने का फैसला किया, तो कैसे देखते हैं इसे? बचपन से दादू को देखा है लोगों की सेवा करते हुए। बचपन से समाज सेवा के कामों में खुद भी भाग लिया है। मेरे पिताजी का एक ट्रस्ट है, उनके नाम से एक ट्रस्ट है जो मेरे दादाजी ने उनके नाम को अमर करने के लिए स्थापित किया। तो उस ट्रस्ट में कहीं हमने सामाजिक कार्य किए, ब्लड डोनेशन कैंप्स किए, आई ऑपरेशन कैंप्स किए। हमने कहीं नेशनल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स किए, कबड्डी टूर्नामेंट्स किए और क्रिकेट टूर्नामेंट्स किए। और एक निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर की भी स्थापना करी उनके नाम से, यहाँ पे बच्चे फ्री में जाके कंप्यूटर सीख सकते हैं, अपस्किलिंग कर सकते हैं और एक बेहतर जॉब पाने की याचना कर सकते हैं। राजनीति आपको विरासत में मिली, लेकिन बावजूद उसके अनुभव की कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कोई कमी है? देखिए, फिर से मैं कहूँगा, राजनीति नहीं, जन सेवा जी। और चाहे मेरी उम्र सिर्फ 21 साल, लेकिन मेरे पास मेरे दादाजी का 50 साल का अनुभव है, उनका मार्गदर्शन है, उनकी गाइडेंस है। जी। आपके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुभव की बहुत कमी है और आप देखिए कि राजनीति में बिल्कुल युवा हैं, अभी पूरे मुद्दे नहीं जानते, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वही वाली बात हो गई कि आजकल जैसे कंपनियां प्लेसमेंट्स की बात करती हैं तो उनको एक इंसान चाहिए होता है एक्सपीरियंस के साथ। अब एक बेचारा फ्रेशर आदमी एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए पहली जॉब के अंदर ही। जी। युवा हूँ मैं, 21 साल का हूँ मैं। पर ऐसी बात नहीं है, आज तक सोशल वर्क नहीं किया। सोशल वर्क बहुत किया है, ट्रस्ट के माध्यम से किया है, अपने दादाजी के साथ चलकर उस माध्यम से किया है। लेकिन राजनीति का अनुभव अभी आएगा। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैंने शुरुआत करी है। वरना तो होता है ऐसा कि जो दिग्गज नेताओं के बच्चे होते हैं वो सीधा एमएलए की टिकट पर दावेदारी करते हैं या एमपी की टिकट पर दावेदारी करते हैं। ये मेरे दादाजी की समझदारी है कि वो चाहते हैं कि मैं एकदम छोटे लेवल से, एक ग्राउंड लेवल से अपनी शुरुआत करूं और जनता के मुद्दों को सीखकर, जनता के मुद्दों को देखकर आगे अपना करियर बनाऊं जन सेवा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे वार्ड के जेंजी जो है आज के दौर में जो है, अगर आप देखें तो बहुत सक्रिय हैं और राजनीति को बड़े करीब से अनुभव कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं राजनीति में
और कहाँ पे बदलाव की जरूरत है ताकि जो राजनीति है जो बिल्कुल एक अलग रूप ले? अगर आप यहाँ पे राजनीति को एक बेहतर रूप देना चाहते हैं, जन सेवा को एक बेहतर रूप देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए और एक टाइम बाउंड तरीक़ों से हमें कामों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर यदि मुझे जन सेवा का मौका इस वार्ड के लोग देंगे, तो जो भी टास्क होगा, जो भी काम होगा, उसको मैं एक टाइम बाउंड तरीके से करूँगा। उन लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट का निर्माण करूँगा, जिस वेबसाइट के ऊपर वो ये देख पाएंगे कि कौन से काम होने वाले हैं, कौन से काम कितने प्रतिशत कंप्लीट हो चुके हैं और किस डेट तक वो काम कंप्लीट हो जाएंगे, यदि वो काम कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और जब वो काम कंप्लीट हो जाएंगे तो उस वेबसाइट पे उस कंप्लीट काम की फ़ोटो भी डाल दी जाएगी। तो इस तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी मेरे पे भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी शहर के कर्मचारियों पे भी आएगी और जनता को लेकर उनके मन में एक विश्वास आएगा, उनके मन में एक एक्सेसिबिलिटी आएगी कि हम देख सकते हैं कौन से काम हुए या नहीं हुए। तो ट्रांसपेरेंसी मेरा एक गोल रहेगा पंचकुला के जन सेवा को बदलने के लिए। एक जो आपने अभी बात करी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जहां पे शिकायतें और कंप्लेंट सेंटर बनाया जा सके, लोग अपनी कंप्लेंट डालें और उसका निवारण आप करें। तो इस तरह का कोई प्रपोजल, डिजिटल प्रपोजल आपके दिमाग में है कि कोई शिकायत निवारण का जो पोर्टल बने? मेरी इच्छा है कि मैं अपने वार्ड के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाऊं, जिसपे लोग जो काम हो रहे हैं वो काम भी देख पाएं, मेरे से मेरे सोशल मीडिया के थ्रू, मेरी मेल के थ्रू या मेरे नंबर के थ्रू कनेक्ट भी कर पाएँ। उसके अंदर एक सेक्शन हो, एक टैब हो, जहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट्स भी डाल पाएँ और वो कंप्लेंट रिजॉल्व हुई या नहीं हुई उसका एक ट्रांसपेरेंट लेजर बने, जहाँ पे बाकी लोग देख भी पाएँ कि वो कंप्लेंट रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई, उसका भी मैं एक सेक्शन बनाऊँ। तो ऐसे एक डिजिटल वन स्टॉप सोल्यूशन मैं बनाऊँ इस वार्ड के अंदर और इस वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाकर बाकी वार्ड भी इस चीज़ को कॉपी करें और ये चीज़ पूरे पंचकुला में इम्प्लीमेंट हो, मैं ये भी चाहूँगा। पंचकुला में एक युवा के तौर पे आप घूमे होंगे, चंडीगढ़ में भी, सराउंडिंग सिटीज में भी घूमे होंगे, आपने दोनों सिटीज का कंपैरिजन भी किया होगा। तो उस कंपैरिजन में आप पंचकुला को किस पायदान पे रखते हैं और पंचकुला में क्या कमियां देखते हैं अभी? देखिए, किसी भी सिटी की डेवलपमेंट जो होती है उसका अनुमान आप उस सिटी के प्रॉपर्टी प्राइसेस से लगा सकते हैं। जो आज पंचकुला के प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो चंडीगढ़ के प्राइसेस के बराबर आ चुके हैं जी। और मैं तो ये मानता हूँ पंचकुला जो शहर है वो चंडीगढ़ शहर की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम है, थोड़ी शांति ज़्यादा है और एक साफ सुथरा अच्छे वातावरण का शहर है। तो पंचकुला शहर को मैं चंडीगढ़ के आसपास, चंडीगढ़ के बराबर ही। अभी आपने जो बात करी कि युवा जो है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि एकदम पढ़ाई के बाद उन्हें, जब अपनी पढ़ाई पूरी करें तो रोजगार मिले, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो और खास तौर से जो चेहरे जो है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जैसा स्पोर्ट्स के अंदर अपना स्थान बनाना चाहें, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो मुद्दा है युवाओं को रोजगार देने का, आजकल जो हमारे देश का एजुकेशन का सिस्टम है वो सिस्टम ज़्यादातर प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं इम्पार्ट कर पा रहा है। बट मोदी जी के निर्देश में नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब उन प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिससे युवा अगर अपनी स्किल डेवलपमेंट करेंगे और सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो कंपनीज जो बाहर से भी आ रही हैं और जो हमारे देश की भी कंपनीज हैं वो उनको ज़्यादा मौका देगी कि वो आए, अपनी कंपनी के अंदर काम करें और एक रोजगार जनरेट करें इस देश के लिए। आपके ऊपर एक दबाव हमेशा रहेगा क्योंकि आपकी राजनीति की शुरुआत है और आपके दादा जो है एक राजनीतिक हस्ती रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा कद रहा है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप दबाव महसूस नहीं करते कि आपको लगेगा कि हाँ, एक दबाव आपके ऊपर रहेगा? नहीं, ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। देखिए, कई साल पहले मेरे दादाजी जनसेवा के अंदर उतरे, एक सफ़ेद कुर्ता डाल के वो जनसेवा के अंदर उतरे और आज तक वो कुर्ता सफ़ेद, कोई दाग नहीं उनकी छवि पे, उनके चरित्र पे। और उस चीज़ को एक दबाव नहीं, उसको मैं एक इंस्पिरेशन मानता हूँ, एक रास्ता मानता हूँ, अपनी लाइफ का, अपने करियर का एक पाथ मानता हूँ जिसपे मुझे भी आगे चलना, बिना कोई बेईमानी करे, बिना कोई अपने ऊपर दाग लगाए। मैं एक अच्छी राजनीति, एक अच्छे तरीके से जनसेवा करने की अपेक्षा। हमारी आपको शुभकामना है कि आप ये चुनाव जीतें, लेकिन अगर कुछ परसेंट माने कि ये चुनाव नहीं जीता तो क्या राजनीति को इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, चुनाव जीतना ना जीतना अलग मुद्दा है।
एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होना ना होना अलग मुद्दा है, पर जनसेवा एक अलग मुद्दा है। जनसेवा हमारे परिवार के अंदर एक परंपरा रही। जो मेरे पूजनीय दादाजी हैं, उनके मामा जी, उनके चाचा जी आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे स्वतंत्रता सेनानी रहे। मेरे खुद के दादाजी शुरू से जनसेवा के अंदर रहे। मेरे पिताजी भी जनसेवा के अंदर काफ़ी टाइम तक थे, जब तक उनका निधन नहीं हो गया एक मोटर हादसे के अंदर। और शुरू से मैं भी ये सब देखते आ रहा हूँ, और अपने दादाजी के माध्यम से और अपने पिताजी के ट्रस्ट के माध्यम से जनसेवा करता आ रहा हूँ। तो ये मैटर नहीं करता कि चुनाव कौन जीते, बट जनसेवा चलती रहनी चाहिए। लोगों का भला मैं करते रहूं और अपनी सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन देता रहूं, यही मेरा गोल है। एक युवा की जो है बहुत सारी रुचियां जो हैं एक हॉबीज रहती हैं, और एक रोल मॉडल भी रहता है कि रोल मॉडल कौन है। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँ कि रोल मॉडल कौन है आपका और क्या क्या रुचियां आपकी खुद की हैं। शुरू से लेके आज तक जी मेरे रोल मॉडल हमेशा मेरे दादाजी रहे, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। जी। इन्होंने अपनी लाइफ को एक बहुत ही सिंपल लेवल से शुरू किया, एक बहुत ही सिंपल घर से शुरू किया। उस टाइम ना ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस था, ना कोई ज़्यादा पावर थी, ना पहचान थी, पर ये था कि एक इच्छा थी कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, एक सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन देना है। तो वहाँ से लेके हरियाणा विधानसभा का जो स्पीकर बनने तक का सफ़र रहा है, उस सफ़र से मैं बहुत इंस्पायर्ड, और अपने दादू को ही मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ जी। इस सब के अलावा जो मेरी हॉबीज़ रही हैं, जो मेरी रुचियाँ रही हैं, मैं स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी समय से शामिल हूँ जी। गेम्स जैसे कि स्केटिंग और बैडमिंटन में मेरी रुचि रही है, और मैंने रोइंग के नेशनल्स में भी मेडल जीते। उसके अलावा म्यूज़िक में मेरी बहुत रुचि है। मैं एक पियानिस्ट हूँ, और जो वेस्टर्न क्लासिकल पियानो है फ्रॉम द बरोक एंड द रोमांटिक एरा, उसके अंदर मैं इंडल्ज करता हूँ और वो म्यूज़िक में बजाता हूँ। अगर हम आपसे पूछें कि आपका 100 दिन का जीतने के बाद क्या एजेंडा रहेगा, खासतौर से अपने वार्ड के अंदर और पंचकुला की बेहतरी के लिए? 100 दिन का एजेंडा इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद अगर मेरी जीत होती है, अगर यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, तो मेरा एजेंडा यही रहेगा कि मैं सारे लोगों के अंदर ये फीलिंग बिठा पाऊँ कि मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। मैं उनको अपने कार्यालय के अंदर हर हफ्ते कई दिन मिलूँगा, कुछ घंटे के लिए वहाँ पे बैठूँगा, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उनके जो पेपर्स की अटेस्टिंग है और वेरिफिकेशन है, उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं सारे पार्कों की, सारी सड़कों की सफाई कराऊँगा। जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी क्लीनिंग करूँगा, क्योंकि मानसून सीज़न आने वाला है और मैं चाहता नहीं कहीं भी मेरे सेक्टरों में, मेरे वार्ड में वाटर लॉगिंग है, तो उस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखूँगा। तो सफाई, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लोगों के बीच में बैठना, उनके मुद्दों को सॉल्व करना, उनके लिए अवेलेबल रहना मेरे पहले 100 दिन का मुद्दा है। भाजपा आजकल जो है एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आई है, और बहुत 19-20 स्टेटों के अंदर भाजपा की सरकारें हैं, और मुख्य विपक्षी दल जो है कांग्रेस है, और भी अलग अलग स्टेटों में दूसरे दल भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, और जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों के अंदर जो वो स्कीमें उन्होंने भी बहुत देर काम किया है, तो वहां पे आपको क्या ठीक लगता है और कौन से नेताओं से आप जो है प्रभावित हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनकी सेवा की विचारधारा है, जो उनकी हिंद की विचारधारा है, और जो उनकी हिंदुत्व की विचारधारा है, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रिजल्ट्स पे बात करती है, सिर्फ दावों पे बात नहीं करती। पिछले 12 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में है, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश में हो, उन्होंने पूरे भारत की काया पलट कर दी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो काम करने की कोई और पार्टी अपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने राम मंदिर बनवाए, उन्होंने कई 1000 किलोमीटर के हाईवेज बनवाए, उन्होंने कई एयरपोर्ट्स बनवाए, उन्होंने कई एम्स, कई IITs बनवाई। जो काम विपक्ष दल 70 सालों में नहीं कर पाया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश में 10 साल के अंदर कर दिखाया। तो इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हूँ
इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। भाजपा का कौन सा चेहरा जो है आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? देखिए, मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे दादू जी श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ही रहे हैं, पर अगर उनके अलावा किसी इंसान से मैं इंस्पायर्ड हूँ तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, वो एक भाजपा के स्तंभ की तरह, वो एक पत्थर हैं जो हिलते नहीं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन दिलाई है, एक इज्जत दिलाई है, और जो उनकी डिप्लोमेसी है वो जिस लेवल पे है, आज भारत सबका दोस्त है और आज भारत सबके साथ ट्रेड कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी से मैं इंस्पायर्ड हूँ। नरेंद्र मोदी जी एक यूथ ओरिएंटेड मिनिस्टर भी हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के लिए भी बहुत स्कीम्स वो लेके आए। सचिन तेंदुलकर को एक बेहतरीन बैट्समैन माना जाता था, लेकिन वो अपने विरोधियों को भी, चाहे वो मुख्य जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके वसीम अकरम थे या वकार यूनिस थे या मैकग्रा थे ऑस्ट्रेलिया के, तो उनको जो है बहुत शानदार मानते थे वो, कि बहुत शानदार इनकी जो है गेंदबाजी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसी तरह जो विपक्ष के अंदर आपको कौन सा चेहरा प्रभावित करता है, कौन सा चेहरा लगता है कि हाँ ये जो है इसकी राजनीति साफ सुथरी है? देखिए, दो चेहरे थे मेरे दिमाग में। पहले राघव चड्ढा जी विपक्ष में थे, अब राघव चड्ढा जी हमारे साथ आ चुके हैं। दूसरा चेहरा जो मुझे प्रभावित करता है वो तिरुवनंतपुरम से जो एमपी हैं, शशि थरूर जी। उनका मैं शुरू से काफ़ी फैन रहा हूँ। शशि थरूर जी का अपने आप को कैरी करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, और उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो हम्बल नेचर है, चाहे वो विपक्षी दल के हैं, बट जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, वो हम्बलनेस, उनका वो स्टैचर, उनका बोल चाल, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनको मैं बड़ा अच्छा एक चेहरा मानता हूँ विपक्ष का। राजनीति में आजकल बहुत सारे जो है ऐसी चीजें देखी जाती हैं जिसे जो है जेनजी या लोग जो कहें आम लोग गलत मानते हैं। तो किस तरह के बदलाव जो है आप देखते हैं कि राजनीति में होना चाहिए और युवाओं को जो है इस फील्ड में आने के बाद एक बदलाव करना चाहिए? देखिए, डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, आपका लेजिस्लेटिव, आपका एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी, और आपका जुडिशियरी जी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में घुसने के लिए आपको बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको डिग्रीज चाहिए, आपको एक अच्छी एजुकेशन और पढ़ाई चाहिए। लेकिन अभी तक लेजिस्लेचर यानी पॉलिटिक्स में घुसने के लिए आपको 10th यानी मेट्रिकुलेशन या 12th पास होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये गलत है। मैं मानता हूँ कि किसी भी इंसान को अगर राजनीति में, जनसेवा में घुसना है और एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठना है, तो उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम एक बैचलर्स की डिग्री तो होनी चाहिए। और जैसे हम हर एक प्रदेश के अंदर और सेंटर के अंदर अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, कोई मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, तो मैं मानता हूँ कि हम जिसको भी उस चीज़ का मिनिस्टर बनाएं, उसके पास उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस हो, कोई एजुकेशन हो, तो हमारे देश का और विकास और भला हो पाए। तो मुझे लगता है ये एक मुद्दा है जो गलत है। हर एक जो व्यक्ति है जो राजनीति या जनसेवा के अंदर उतरे, उसके पास पढ़ाई, एजुकेशन एटलीस्ट बैचलर्स की तो होनी चाहिए। ट्राई सिटी के युवाओं को और देश के युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक युवा उम्मीदवार हैं और आपने जो पदार्पण किया है राजनीति में, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगा। देखिए, मेरे सभी युवा भाइयों को और मेरी युवा बहनों एक ही संदेश है कि आप मतदान करें। पंचकुला के अंदर वोटर टर्नआउट हमेशा कम रहा है, और मैं मानता हूं कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतदान करना आपका सिर्फ अधिकार नहीं, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जो मतदान का अधिकार है, ये अधिकार आपको ऐसे ही नहीं मिला। इस अधिकार के लिए कहीं 100 साल की लड़ाई लड़ी गई है, इस अधिकार के लिए कहीं शहीदियाँ गई हैं, इस अधिकार के लिए आपके खुद के पूर्वजों ने कहीं 100 साल लड़ाई करी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप मतदान करें, आप अपने वोट का यूज़ करें, क्योंकि मेरे युवा भाइयों और मेरी युवा बहनों,
अगर आप अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप खुद की सरकार में अपना विजन और एक युवा आतिश और एक युवा सोच नहीं देख पाएंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी आप एक कैंडिडेट को चुनें तो आप अपने ध्यान में रखें कि आप सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं चुनते, आप उसके साथ एक पार्टी को और एक संगठन को भी चुनते हैं। आप एक ऐसी पार्टी को चुनें जो एक विकास की विचारधारा रखे। आप एक ऐसी पार्टी को चुनें जो एक हिंद की विचारधारा रखे। आप एक ऐसी पार्टी को चुनें जो एक हिंदुत्व की विचारधारा रखे। और मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक विकास की पार्टी है, वो एक हिंद की विचारधारा की पार्टी है। और मैं उस पार्टी का वार्ड नंबर 6 का प्रत्याशी हूँ। तो मेरी आप सबसे अपेक्षा है, आप सबसे निवेदन है कि आप मुझे चुनें वार्ड नंबर 6 से इस नगर निगम के चुनाव में, ताकि मैं एक युवा चेहरा लाकर, एक युवा की आतिश को लाकर और अपने सभी बुजुर्गों का, अपने दादाजी का सालों का अनुभव लेकर उसको एक कर कर आप सबके लिए काम कर पाऊँ। वैसे ही आप श्यामलाल बंसल जी को चुनें इस पंचकुला के मेयर के चुनाव में, उनको जिताएं। 10 तारीख को कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं और मुझे आप मौका दें श्री नरेंद्र मोदी जी के और श्री नायब सैनी जी के निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में आप सबकी सेवा करने का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रत्याशी जो कि नगर निगम पंचकुला के चुनाव में उतरे हैं, और उनका कहना है कि राजनीति कोई रोजगार नहीं है, ये एक सेवा है, और सेवा के जज्बे से जब आप राजनीति में उतरते हो तो एक आशीर्वाद बुजुर्गों का वो लगातार मिलता चला जाता है। दूसरा, उन्होंने जो मेन बात कही वो ये कही कि हिंदुत्व की भावना लेकर और राष्ट्र की सेवा की भावना लेकर अगर युवा किसी पार्टी को जो है देखें तो भाजपा उसमें कहीं ना कहीं अग्रणी है और राष्ट्र की सेवा की बात करती है और देश की सेवा की कहीं ना कहीं बात करती है। तो इसी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने खुद को एक मौका देने की बात की है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।